हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे आयनन ऊर्जा के बारे में। ये आयनन ऊर्जा होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है, सारा समझेंगे अपन आज। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। यह गैसीय अवस्था में एक विलगित परमाणु से बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, गैसीय अवस्था में कोई परमाणु रहेगा। सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो परमाणु रहेगा उसको गैसीय अवस्था में होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है जो बाहरी उपकोष में रहेगा। ठीक है, एक बाहरी इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि अपन जानते हैं कि परमाणु जो रहता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब जो उसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबसे जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि अपन एक ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप निकल जाएगा, अपन को ऊर्जा तो देनी पड़ेगी। तो अपन उसको एक ऊर्जा देते हैं। तो अब उस ऊर्जा को जितना ज़्यादा देते हैं उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं, यानी कि उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो अपन इस परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब इसमें जितनी ऊर्जा लगी उस ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कह देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, कोई भी एटम होता है, एटम में अब लेकिन होना चाहिए जो अपना परमाणु है ना, वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है गैसीय अवस्था। ठीक है, तो अब गैसीय अवस्था में से अपन ने निकाला एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से देखिए, इसको आई ई वन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आयनन ऊर्जा को आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी अपन ने आई ई वन दी इसको। ठीक है, तो इसमें से क्या निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये प्लस क्यों बना रहा है, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर धनायन ज़्यादा हो गया। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। उसके बाद अब इस परमाणु में फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया अपन ने, अब इस परमाणु को अपन फिर से क्या करेंगे, इसको ऊर्जा देंगे। अब इसको ऊर्जा आई ई टू देंगे, क्योंकि आई ई वन इसको दी थी, इसकी ऊर्जा होगी आई ई टू। अब जब अपन ने इसको ऊर्जा दी, तो आप ये बताइए मुझे कि इस इलेक्ट्रॉन में जितनी ऊर्जा लगी है इसको देने में, इतनी ही क्या इसको लगेगी? इसका जवाब है नहीं, इसमें ऊर्जा ज़्यादा लगेगी। वो क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अब क्या हुआ, कम हो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे क्या बढ़ गया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। अब प्रोटॉन जो है उसको मजबूत तरीके से पकड़ के रखेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को मजबूत तरीके से पकड़ के रखेंगे, जिस कारण से अपन को ऊर्जा भी ज़्यादा देना पड़ेगी, जब भी तो निकल पाएगा। वो इतनी आसानी से तो निकलेगा नहीं। ठीक है, अब उसको निकालने के लिए अपन ने आई ई टू दी। अब इसके बाद ये टू प्लस बनाता है। ठीक है, इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए। उसके बाद अपन ने फिर इस परमाणु को फिर से लिया, यानी कि एक आयन बन चुका है। अब इस आयन को एक बार फिर ले लिया अपन ने, तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, यानी कि इसने बहुत टाइट तरीके से पकड़ के रख लिया। ठीक है, तो अब इसको अपन को आई3 ऊर्जा देना पड़ेगी। तो इस ऊर्जा को और ज़्यादा देना पड़ेगा, जब जाके अपन परमाणु के अंदर से वो इलेक्ट्रॉन खींच पाएंगे। ठीक है, इस तरह देखिए आप, अपन ने सबसे ज़्यादा फिर ऊर्जा किसकी होगी, ये आई ई थ्री होगी। ठीक है, फिर इससे छोटी आई ई टू, और उससे छोटी होगी आई ई वन। यानी कि सबसे ज़्यादा ये क्रम होता है, क्रम है ऊर्जा का, यानी कि जो आई ई थ्री होगी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम होगी आई ई टू, और उससे कम होगी आई ई वन। क्योंकि अपन जानते हैं कि पहले में तो कम ऊर्जा लगेगी, फिर उसके बाद जब उस पर प्लस चार्ज ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, तो वो पकड़ के रखेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी। फिर उसके बाद जब तीसरी बारी आएगी, तीसरी बारी में और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, और ज़्यादा धनावेश हो गया उसके पास, तो जिस कारण उसने और तेज़ी से पकड़ के रख लिया इन इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉनों पर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो अब और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जब जाके अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये ऊर्जा का क्रम होता है। अब अपन देखेंगे आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सबसे पहला कारक होता है इसमें परमाणु आकार। ठीक है, अब जो परमाणु आकार होता है, अब आप एक बात बताइए मुझे कि आपके पास छोटा सा गोला है ऐसा, ये एक परमाणु है। ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और इसके बाद अपने पास एक बहुत बड़ा गोला है ऐसे करके, ये गोला है। इसके पास प्लस यहाँ पे परमाणु का नाभिक है, और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो आप किस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाओगे? तो आप यूँ बोलोगे जो चीज़ बड़ी है उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है, इसका जो आकार है, साइज, वो बड़ा है, तो अपन इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसको कम ऊर्जा देना पड़ेगी,
लेकिन अगर अपन इस परमाणु में से निकालें, इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो बहुत ज़्यादा टाइट इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना अपने लिए बहुत मुश्किल है, यानी कि ऊर्जा अपन को ज़्यादा देना पड़ेगी। ठीक है, और इसको ऊर्जा बहुत कम देना पड़ेगी एक तरह से। ठीक है, तो अपन यहाँ पे परमाणु आकार देखते हैं, तो आयनन ऊर्जा यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक साइज। ठीक है, तो जिस तरह अपन अगर इसका आकार बढ़ा दें, इसका आकार जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उतनी कम होगी, इसका आकार बढ़ेगा तो इसकी जो आयनन ऊर्जा उतनी कम लगेगी, यानी कि ऊर्जा अपन को कम देना पड़ेगी। ठीक है, इसका दूसरा कारक ये है नाभिकीय आवेश। अब नाभिकीय आवेश क्या है ये? अब एक बात बताइए, नाभिक है ये, अपन परमाणु का नाभिक को देखते हैं, तो अगर इसमें जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा, यानी कि जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को वो टाइट पकड़ के रखेंगे और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना अपने लिए मुश्किल है। यानी कि अगर अपन आवेश को ज़्यादा बढ़ा दें तो उसमें अपन को ऊर्जा भी अधिक देना पड़ेगी, तो उसको अपन यूँ बोल सकते हैं कि उसके वो समानुपाती होता है, नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है अपनी, सॉरी, नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। इसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, नाभिकीय आवेश। यानी कि आयनन ऊर्जा अपन को ज़्यादा देना पड़ेगी अगर नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा, तो नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आयनन ऊर्जा देना पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है अपना परिरक्षण प्रभाव। अब ये परिरक्षण प्रभाव क्या है? ये देखिए, यहाँ पे एक अपना परमाणु है, ये परमाणु रहा। अब इधर एक बाहरी इलेक्ट्रॉन है, अपन को इसको निकालना है। अगर इसको निकालेंगे तो या तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, अपना बाहरी कोश में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन को निकालूँ, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो चार्ज रहेगा, जो उसका पॉजिटिव चार्ज है, इसको डायरेक्ट खींच के रखा हुआ है यहाँ पे, तो इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकाल सकते अपन। अगर इसके बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये इसके बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब इसने क्या करा, इनके ऊपर भी अपना आवेश दिया, तो अब इसके ऊपर से बढ़ गया, यानी कि इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा, तो इस पे जो आवेश का जो मान है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इसको कम ऊर्जा देकर भी निकाला जा सकता है। तो अगर परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा, यानी कि ये जो परिरक्षण जो कर रहे हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभावी हैं एक तरह से। ठीक है, इसका जो परिरक्षण कर रहे हैं अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे तो अपन को इसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा अपनी इसके व्युत्क्रमानुपाती रहती है परिरक्षण प्रभाव के। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यानी कि इसका एक और नाम है आवरणी प्रभाव। अब देखिए, इसका एक और कारक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें है कि यदि एक परमाणु में सुनिश्चित अर्धपूरित या पूर्ण पूरित, यानी कि आधे इलेक्ट्रॉन भरे होना चाहिए या पूरे इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए, काय में उनके जो कक्षक रहते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं तो वह अतिरिक्त स्थायी होते हैं, यानी कि उनका स्थायित्व जो है ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल है, जैसे अब नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन करेंगे तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं, पी में कितने जाते हैं, 6 जाते हैं, और 6 का आधा कितना होता है, 3। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, यानी कि ये एक तरह से अर्धपूरित हो गया। अब अर्धपूरित हो गया, उसके बाद अगर ऑक्सीजन का वो देखें अपन एक एग्जाम्पल, तो 1s2 2s2 2p4, इसमें 4 गए। अब ये अर्धपूरित तो है नहीं है, तो अपन इसमें और इसमें कंपैरिजन करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, तो सबसे ज़्यादा अपन को आयनन ऊर्जा किसे देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको देना पड़ेगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि अर्धपूरित अगर होगा तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको अपन को ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी।
ठीक है, ऊर्जा क्रम इस तरह होगा। तो अपन ने इसके कारक भी पढ़ लिए आयनन ऊर्जा के को प्रभावित करने वाले। ठीक है, अब एक ट्रेंड देख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड ऐसा रहता है कि अगर आवर्त सारणी में, ये आवर्त सारणी में यदि अपन बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, ठीक है, बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी कि जो अपना नाभिकीय आवेश है वो बढ़ेगा, तो इसके साथ आयनन ऊर्जा भी बढ़ती है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था, यानी कि नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस परमाणु से। ठीक है, उसके बाद अगर अपन ऊपर से नीचे जाएं, यानी कि डाउन द ग्रुप जाएं, यहाँ पे अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। वो क्यों कम होगा? क्योंकि जो एटॉमिक साइज रहता है, जो परमाणु का आकार रहता है, वो बढ़ जाता है। अब ज़्यादा बड़ा आकार होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर साइज जो है परमाणु का कम होता जाता है, यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होगा, और साइज कम होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा का इस प्रकार से ये क्रम रहता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।